स्टैटिस्टिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 13 हमने जो है वो लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारे चैप्टर का नाम था। आज के इस सेशन में हमने जो है वो कंटिन्यू करना है कंटीजेंसी टेबल एंड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। इस क्लास में हम जो है मजीद इस टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स किस किस तरह की जो है वो आ सकती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम्पल जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड एग्जाम्पल में मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी थ्योरी जो इसके हवाले से हमने डिस्कस की थी उसे अगेन जो है वो रिव्यू करना चाहूँगी कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर कंटीजेंसी टेबल क्या था, जहाँ पर हमें एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, फैक्टर्स गिवन होते हैं, कैटेगरीज गिवन होती है, वहाँ पर हम जो है वो रो और कॉलम के फॉर्म में हमें दिया हुआ होता है एट्रीब्यूट्स, फैक्टर्स, और हम उसे चेक करते हैं कि डिपेंडेंसी है या इंडिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी पाई जा रही है या नहीं, उसे हम चेक कर रहे होते हैं। अ टेबल और आर नंबर ऑफ रॉज, इसमें नंबर ऑफ रॉज जो होगी वो आर है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सी से शो करते हैं। इसे कंटीजेंसी टेबल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओ मतलब क्या था, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, आई मतलब था रॉ और जे मतलब था कॉलम। ओ आई जे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉ एंड कॉलम। ith रो और jth रो का मतलब है नंबर ऑफ रो का कोई नंबर होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, या फिर कॉलम का नंबर होगा कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इस तरह नंबर हमें जो है वो लेकर हम काम कर रहे होंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए। अच्छा, आर आई का मतलब क्या है, टोटल ऑफ रॉ, जितनी भी रॉ होंगी उन सबका टोटल जो होगा वो आर कहलाएगा। फर्स्ट रॉ का टोटल R1, सेकेंड रॉ का टोटल R2, तो इस तरह जो है वो रॉ का टोटल जो है वो R है। Cj का मतलब क्या है, टोटल ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम का टोटल C1, सेकंड कॉलम का टोटल C2। तो इस तरह Cj जो है वो टोटल डिफाइन कर रहा है कॉलम के और Ri जो है टोटल डिफाइन कर रहा है स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉ का। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसी कंटिन्यू करना है। और G मतलब था हमारे पास ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल किस चीज़ का, नंबर रॉ और कॉलम का टोटल था उसको प्लस कर लेंगे हमारे पास, तो आ जाएगा ग्रैंड टोटल। क्रिटिकल वैल्यूज में क्या था कि इसमें वन टेल टेस्ट होता है, राइट साइड जो है वो टेस्ट होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम टेबल में जाकर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के टेबल वैल्यू सर्च करते हैं तो R1 माइनस R-1 मल्टीप्लाई C-1 करके और अल्फा की वैल्यू को जो है वो यूज करके हम एक्स स्क्वायर जो है वो टेबल वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं। R मतलब कितनी रॉ थी, 2 या 3 या 4, उसको हमने माइनस करवाया 1 से, और कॉलम कितने थे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, उसको माइनस करवाया 1 से, दोनों करवाया मल्टीप्लाई। तो फिर से हम चेक करते हैं कहाँ पर, एक्स स्क्वायर में टेबल में जाकर, और अल्फा हमें सवाल में यहाँ पर गिवन होता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का जो टेस्ट होता है वो वन टेल होता है, राइट साइड टेस्ट होता है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने कहा आपसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सवाल को समझते हैं पहले केयरफुली। A random sample of 250 men and 250 women were pooled as to their desired considering the ownership of TV sets. Following data resulted. यानी एक रैंडम सैंपल कलेक्ट किया गया, इसमें हमारे पास जो है वो 250 मैन हैं, वो 250 वुमेन हैं। कलेक्ट किस लिए किया गया है, सेलेक्ट किस लिए किया हमने रैंडम सैंपल, कि हमें देखना है कि टीवी की डिज़ायर जो है वो जेंडर पर डिपेंड करती है या नहीं करती। टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमें टेस्ट करना है हाइपोथेसिस दैट डिजायर टू ऑन अ टीवी सेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, यानी टीवी की जो डिजायर है वो जेंडर पर डिपेंड नहीं कर रही, इनडिपेंडेंट है जेंडर के लिहाज से। जेंडर मतलब मेल और फीमेल के लिहाज से टीवी की डिजायर क्या है, इनडिपेंडेंट है। यूज करें अल्फा 0.05, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3.84। तो ये है क्लास हमारे पास डेटा, इसका चार्ट कुछ यूँ है। क्लासिफिकेशन की गई तो डिजायर रखते हैं टीवी सेट की, मेन 80 और वुमेन 120। डिजायर नहीं रखते, डू नॉट डिजायर टीवी सेट। मेन की क्वांटिटी है 170 और वुमेन की क्वांटिटी है 130। तो ये हमारे पास चार्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दी। अब हमें इसको यूज करके ये जो है वो रिजल्ट बताना है कि क्या वाकई डिजायर ऑफ टीवी जो है वो डिपेंड करती है जेंडर पर या इनडिपेंडेंट है जेंडर और डिजायर ऑफ टीवी। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट किया नल हाइपोथेसिस, नो एसोसिएशन, जो बात वहां कही गई थी, टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो सेंटेंस कहा गया है कि इस हाइपोथेसिस को चेक कीजिए। तो जिस सेंटेंस को हम चेक करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस है। टेस्ट द हाइपोथेसिस, डिजायर ऑफ टीवी और जेंडर इंडिपेंडेंट, तो हमने यहाँ पर वही लिखा
कि नो एसोसिएशन, मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है बिटवीन टीवी डिज़ायर एंड जेंडर। टीवी डिज़ायर में और जेंडर में कोई डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये एच नोट कैसे बनाया क्लास? ये सेंटेंस की फॉर्म में हमें गिवन था हमारे जो है वो क्वेश्चन में, तो वहां से हमने इसको कॉपी कर लिया। अल्टरनेटिव जो हम बनाएंगे वो इसका अपोजिट बना देंगे। नो एसोसिएशन था तो हम कहेंगे नहीं, एसोसिएशन है, एन एसोसिएशन, यकीनन कोई लिंक है, कोई रिलेशन है बिटवीन टीवी डिज़ायर एंड जेंडर। टीवी की डिज़ायर में और जेंडर में डिपेंडेंसी फैक्टर है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशन है और जो है वो एसोसिएशन पाई जा रही है। तो इस तरह क्लास क्रिएट हो गए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर कहूँगी आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पर टेस्ट द हाइपोथेसिस के बाद जो सेंटेंस कहा गया होगा हमें, वो क्या है, हमारे पास एच नोट होता है और इसका अपोजिट हम खुद क्रिएट कर लेते हैं H1, जो कि अल्टरनेटिव कहलाता है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा गिवन था सवाल में 0.05, क्योंकि यहाँ पर रॉज गिवन है, कॉलम्स गिवन है और टू एट्रीब्यूट्स, टू फैक्टर्स भी गिवन है हमें कि डिजायर ऑफ फैक्टर्स जेंडर पर डिपेंडेंट कर रहा है या इंडिपेंडेंट है, इसको हमें चेक करना है। तो हमने कहा यहाँ पर हम टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन सा यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज करना है, जो कि कुछ यूं होता है हमारे पास, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई जे मतलब रॉ और कॉलम माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई जे रॉ और कॉलम का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और रॉ और कॉलम से डिवाइड करवा के इस कॉलम का सम ले लेंगे। तो अब चलते हैं आगे इसे ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कॉपी कर लिया, हमने फॉर्मूला यूज करना है ई आई जे के लिए, ये वाला रॉ का टोटल, कौन सी रॉ का टोटल, आई, नंबर आई की प्लेस पर आ जाएगा, सी जे कॉलम का टोटल, जे की प्लेस पर कॉलम का नंबर आ जाएगा, डिवाइड बाय जी यानी ग्रैंड टोटल। इसको यूज करके हमने कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आई मतलब कौन सी रॉ है, जे मतलब कौन सा कॉलम है, नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें सवाल में गिवन थी, हमने वहीं से इसे कॉपी कर लिया। सबसे पहले ओ यानी ऑब्जर्व 1 1 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, आई की प्लेस पर मैंने 1 लिखा यानी 1 रॉ का हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ली और जे की प्लेस पर हमने फर्स्ट कॉलम की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ली। आते हैं अपने चार्ट पर, ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है और इसकी फर्स्ट रॉ को यूज करना है, ये फर्स्ट रॉ है। तो ये जो 80 हमारे पास है ये आगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन थी, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, 80 आ गया। दूसरा पॉइंट, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रॉ है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रॉ ये रही, सेकंड कॉलम पे आ गए हम, ये रहा 120, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 120, रॉ हमारे पास फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम हमने कहा दूसरा है तो इसकी वैल्यू 120 है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब चलते हैं आगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेकंड रॉ, आई की प्लेस पर मैंने 2 रखा है, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ ये रही, फर्स्ट वाले की बात नहीं करेंगे, अब सेकंड नो डिजायर वाले की बात करेंगे। तो 170 देखिए, फर्स्ट कॉलम ये रहा हमारे पास और सेकंड रॉ ये है, सेकंड रॉ 170, फर्स्ट कॉलम 170 से यहाँ पुट कर दिया। फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 2 2 मतलब सेकंड ही रॉ और सेकंड ही कॉलम, सेकंड रॉ ये रही, आगे सेकंड कॉलम ये रहा, तो 130 वैल्यू आ रही है हमारे पास सेकंड रॉ सेकंड कॉलम की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 130। तो क्लास ये रेडी हो गया हमारे पास क्या, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। ये फ्रीक्वेंसीज कहाँ से आई, ये ऑलरेडी चार्ट की फॉर्म में हमें सवाल में गिवन थी। अब हम चलते हैं आगे कैलकुलेट करने अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमें यूज करना है क्या, ये वाला फॉर्मूला। हमने लेना है आर आई और सी जे, आई और जे की प्लेस पर हमें रखना है रॉ और कॉलम के नंबर। फर्स्ट वाला देखते हैं, पहले मैंने रखा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रॉ ही फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है 1 1, रॉ का टोटल मतलब फर्स्ट वाली कॉलम का टोटल R1 मल्टीप्लाई सी कॉलम फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल C1 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। R1 ये रहा डिजायर, इसका टोटल लेना है हमें, टोटल ये रहा 200। इस 200 को मैंने R की प्लेस पर पुट कर दिया क्योंकि हम फर्स्ट रॉ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट वाली रॉ का टोटल लिया। दूसरे पर चलते हैं कॉलम,
कॉलम भी फर्स्ट वाला है, इसका टोटल चाहिए हमें, तो फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल ये रहा 250। इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पर आ गया 250। 200 मल्टीप्लाई बाय 250। अब जी की प्लेस पर क्या आएगा? जी की प्लेस पर रो और कॉलम दोनों का टोटल आता है, तो टोटल दोनों का क्या है? 500 ये रहा हमारे पास, उसे हमने जी की प्लेस पर पुट कर दिया। तो ये रेडी हो गया क्लास हमारे लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 200 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 500, तो आंसर आ गया 100 हमारे पास। अब चलते हैं आगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। टोटल लेना है रो और कॉलम का, रो यूज करनी है फर्स्ट यानी R1, रो R1 200 मल्टीप्लाई बाय कॉलम सेकंड 250, ये रहा 250 सेकंड कॉलम का सम। 200 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 500, तो आंसर आ गया 100 हमारे पास। फिर काम करते हैं E21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। सेकेंड रो का टोटल क्या है? 300 ये रहा, 300 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो कॉलम का टोटल, फर्स्ट कॉलम का टोटल हमारे पास है 250 ये रहा, 300 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 500 कहाँ से आया? ये आया, इसको प्लस करने पर भी 500 आएगा, इसको प्लस करने पर भी 500 आएगा। आगे चलते हैं, आंसर आ गया हमारे पास 150 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेकंड और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। आगे चलते हैं, सेम प्रोसीजर, ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 सेकंड रो और 2 सेकंड कॉलम R2 और C2 का टोटल लेना है। सेकंड रो का टोटल आ गया हमारे पास 300 को हमने यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम का टोटल 250 को हमने यहाँ पुट कर दिया, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल ये रहा 500, उसे यहाँ पुट कर दिया, 300 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 500, तो आंसर आ गया 150। तो क्लास ये रेडी हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 100, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी 100, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 150, सेकंड रो सेकंड कॉलम 150। अब इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम यूज करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे और काई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वहीं से सेम हमने यहाँ पर कॉपी कर दी, 80, 120, 170, 130, इसको प्लस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 500। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में जो है वो कैलकुलेट की थी 100, 100, 150 प्लस जब इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 500। इन दोनों को यूज करना है, एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू रेडी होती जाएगी। पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 80 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100, इसका लिया स्क्वायर, देन डिवाइड बाय 100, तो आ गई वैल्यू 4। 120 माइनस 100, फिर उसका स्क्वायर लिया, डिवाइड बाय 100, तो आ गई वैल्यू 4। देन 170 माइनस 150 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 150, तो 2.66। 130 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 150 है, फिर इसका स्क्वायर लिया, डिवाइड बाय 150 किया, तो आ गई 2.66 वैल्यू हमारे पास। फिर इस कॉलम को हमें सम चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना होगा। 4 प्लस 2.66 प्लस 2.66, तो आंसर आ गया 13.33। तो क्लास ये वैल्यू हमारे पास रेडी हो गई एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर है 13.3 के। अब इस वैल्यू को हमें कंपेयर करना होता है टेबल वैल्यू से, तो अगली स्लाइड में वही काम कर लेंगे। क्रिटिकल रीजन, अपने अगले स्टेप पर मूव कर गए हमने यूज किया क्रिटिकल वैल्यू के लिए R-1 कॉलम -1, यहाँ 2 कॉलम थे, 2 ही रो थी, 2 -1 आंसर आएगा 1। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर भी 1 ही रहा। एक्स स्क्वायर की आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू 3.84। वैसे क्लास इस सवाल में गिवन थी हमें स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है आपको कि रो और कॉलम को किस तरह माइनस करते हैं। हमें चार्ट में 2 कॉलम गिवन थे, 2 कॉलम थे हमारे पास, मैन एंड वुमेन, और 2 ही जो है वो हमारे पास क्या थी, डिजायर और नॉट डिजायर्ड टीवी, तो वहाँ पर 2 ही रो थी। तो रो और कॉलम को इस तरह हमने यहाँ पे माइनस करवा के निकाल ली एक्स स्क्वायर की का स्क्वायर की टेबल वैल्यू जो कि 3.84 है। कंपेयर किया हमने और दिया कंक्लूजन, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, देयरफॉर वी रिजेक्ट एक्सक्लूड। हमारी जो एक्स स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 13 पॉइंट समथिंग है, जो कि ज्यादा है किससे, टेबल वैल्यू से।
तो जब भी टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम क्या करते हैं, एच नोट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे एच नोट की वैल्यू फॉल कर रही है, पाई जा रही है क्रिटिकल रीजन में। 3.84 के बाद जो है वो 13 आएगा और ये 3.84 के बाद जो एरिया होगा वो हमारा क्रिटिकल रीजन, डार्क रीजन काउंट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया एच नोट को। एच नोट कह रहा था कि नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड टीवी डिजायर, लेकिन हमने कहा कि एच नोट नो एसोसिएशन गलत है, रिजेक्ट कर दें इसको। यहाँ पर एसोसिएशन पाई जा रही है बिटवीन द जेंडर एंड टीवी डिजायर, तो यहाँ पर हमने H1 को एक्सेप्ट कर लिया और एच नोट को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं क्लास। सवाल को पहले केयरफुली समझेंगे। यहाँ हमारे पास चार्ट की फॉर्म में सवाल गिवन है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स गिवन है और ड्राइवर्स की एज गिवन है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या ड्राइवर्स की एज पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है कि ड्राइवर्स की एज क्या है 18 से 25 तक और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने जो है वो हुए हैं। एज ऑफ ड्राइवर 26 to 40 और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ पर गिवन है। इसके साथ ही एज ऑफ ड्राइवर मजीद गिवन है हमें 40 से अबव और उसके नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर गिवन है। तमाम कॉलम्स का हमने टोटल निकाल लिया। 18 से लेकर 25 तक जिनकी एज है उसका टोटल आ गया 150। एज ऑफ ड्राइवर्स जिनकी 26 से लेकर 40 तक एज है टोटल आ गया 200 और जिनकी 40 से अबव एज है उनका टोटल आ गया 150। इस तरह हम रॉ का टोटल कर लेंगे। फर्स्ट रॉ का टोटल 300, सेकंड का 150 और थर्ड का आ गया हमारे पास 50 वैल्यू। इसे यूज़ करना है और बताना है, टेस्ट करना है हाइपोथेसिस के क्या जो है वो एज डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर, ड्राइवर की एज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले हमने एच नोट क्रिएट किया। देयर इज नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है बिटवीन एज ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स की एज एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में कोई एसोसिएशन नहीं पाई जा रही। ये सेंटेंस हमें सवाल में गिवन था, इसे हमने एच नोट बना दिया। जिस सेंटेंस को, जिस चीज़ को हम चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है और हमें टेस्ट करना है कि क्या ड्राइवर्स की एज और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में कोई एसोसिएशन नहीं है। एच नोट ये हो गया। इसका अल्टरनेटिव, इसकी उलट बात, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन एज ऑफ ड्राइवर एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी ड्राइवर्स की एज में और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में कुछ एसोसिएशन पाई जा रही है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एज डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर। ये हमारा बन गया H1। तो इस तरह क्रिएट हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थर्ड बात कर लेते हैं, अल्फा 0.05 हमने यूज़ किया। टेस्ट हमने किया कौन सा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रॉ और कॉलम और डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रॉ और कॉलम और उसका सम लिया। इस चार्ट को यूज करना है हमें और हमने वही फॉर्मूला यूज किया, EIJ = RI मल्टीप्लाई बाय CJ डिवाइड बाय G। ये हमें हेल्प करेगा, ये वाला फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में। फिर हम उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को जो है वो पुट करेंगे काई स्क्वायर के फॉर्मूले में। पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। याद रखिएगा यहाँ पर कैपिटल R और C का मतलब है कि हमने जो रॉ और कॉलम सेलेक्ट किया है उसका टोटल यूज करेंगे। R1 फर्स्ट रॉ का टोटल 300, C1 फर्स्ट कॉलम का टोटल, फर्स्ट कॉलम का टोटल 150 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या है, इन तमाम वैल्यूज को जो प्लस करने पर वैल्यू आई थी उसे पुट कर दी। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 90 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यही काम दूसरे के लिए कर लेंगे। फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, पहले R का फर्स्ट वाली रॉ का टोटल लिया जो कि 300 है, सेकंड कॉलम का टोटल लिया जो कि 200 है, डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, तो आंसर आ गया 120। यही काम हमने थर्ड के लिए कर लिया कि पहले रॉ का टोटल EI फर्स्ट रॉ का टोटल 300 मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम C3 थर्ड कॉलम का टोटल, थर्ड कॉलम का टोटल 150 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, तो आंसर आ गया 90। ये काम तो हो गया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रॉ की। सेकंड रॉ को भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ जो है वो यूज करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। R2 मल्टीप्लाई C1 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, R2 सेकंड रॉ का टोटल 150
मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का टोटल 150 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, तो आंसर आ गया 45। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए सेकेंड रो का टोटल 150 ही था, सेकेंड कॉलम का टोटल 200 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, आंसर आ गया 60। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का टोटल तो 150 ही था, ग्रैंड टोटल थर्ड कॉलम का, कॉलम का थर्ड 150 डिवाइड बाय 500 ग्रैंड टोटल, सॉरी R2 जो था वो 150 और फिर कॉलम का टोटल थर्ड वाले का 150 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 500, तो हमारे पास 45 आ गया। इसके बाद ये तीनों काम हो गए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए। अब बात करते हैं थर्ड रो की। थर्ड रो को भी हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ जो है वो कैलकुलेट करना है। E31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का टोटल 50 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का टोटल 150 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, तो आंसर आ गया 50। E32 सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो का टोटल 50 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का टोटल 200 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, तो 20। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो का टोटल 50 थर्ड कॉलम का टोटल 150 डिवाइड बाय 500, तो आंसर आ गया 50। जब तमाम वैल्यूज को हमने प्लस किया, तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से माइनस करवा के स्क्वायर लेके डिवाइड करवाया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू रेडी हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें सवाल में गिवन थी 75, 115, 110, 50, 65, 35, 25, 20 और 5, ये सवाल में गिवन थी हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट किया 90, 120, 90, 45, 60, 45, 15, 20 और 50, दोनों कॉलम का हमने सम लिया तो वो आ गया हमारे पास 500। अब इस ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना है, इसका स्क्वायर लेना है और डिवाइड करवाना है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू रेडी हो जाएगी। फर्स्ट वाला देख लेते किस तरह होगा, 75 माइनस 90 जो आंसर आया हमने उसका स्क्वायर लिया, देन फिर डिवाइड बाय 90, तो आंसर फर्स्ट वाली रॉ का रेडी हो गया 2.5। सेकंड के लिए भी हमने ये काम किया 115 माइनस 120 जो आंसर आया उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 120, तो आंसर 0.2। थर्ड के लिए भी हमने ये काम किया 110 माइनस 19 का लिया स्क्वायर, पहले माइनस करवाया फिर उसका स्क्वायर लिया, देन फिर डिवाइड बाय 19, तो आंसर आ गया 4.4। इस तरह तमाम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके हमने ये वाला कॉलम रेडी कर लिया। हमें इस कॉलम का सम चाहिए होता है, तमाम वैल्यूज को प्लस किया तो आंसर आ गया 23.7। ये क्लास कहलाएगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। इस वैल्यू को हमें कंपेयर करना होता है क्रिटिकल रीजन में जाकर टेबल वैल्यू से। हम गए क्रिटिकल रीजन के लिए अल्फा को हमने यूज़ किया क्योंकि इसमें राइट टेल टेस्ट होता है, वन टेल टेस्ट होता है, तो 0.01 को हमने चेक कर लिया एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में। हमने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। ये 3 कहाँ से आया, ये रॉ का 3 है। कितनी रॉज थी चार्ट में, तो चार्ट में 3 रॉ थी और 3 हमारे पास कॉलम थे। 3 माइनस 1 आंसर आएगा 2, और ये रॉ का हो गया, और कॉलम के लिए 3 माइनस 1, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया 4। इस 4 को हमने वर्टिकल चेक किया और 0.01 को एक्स स्क्वायर के टेबल में जाकर हॉरिजॉन्टल चेक किया, तो हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर की टेबल वैल्यू 13.28। हमने कंपेयर किया तो हमने रिजल्ट पेश किया, कंक्लूजन दिया सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी एक्स स्क्वायर की फॉर्मूले से वैल्यू हमें हासिल हुई थी, फॉर्मूले का जो आंसर था फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, वो फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में। देयरफॉर इस वजह से वी रिजेक्ट एच नोट, हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है हमारी टेबल वैल्यू से, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नोट को। एच नोट एंड कंक्लूड, और ये रिजल्ट दिया दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशन पाया जा रहा है बिटवीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और एज ऑफ ड्राइवर में। यहाँ पर कुछ एसोसिएशन है। एच नोट क्या था, नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जेंडर एज का और एक्सीडेंट का। लेकिन यहाँ हमने कहा कि एच नोट को रिजेक्ट कर दो, H1 जो है वो ट्रू है, यहाँ रिलेशन है, यहाँ डिपेंडेंसी पाई जा रही है एक्सीडेंट में और एज ऑफ ड्राइवर में। तो क्लास यहाँ पर होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक कंप्लीट। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।